ठीक भी है, चालू हो गई। ओके, थैंक यू। अब घाती कर्म हम देखते हैं कि घाती कर्म इसको फर्दर दो भागों में डिवाइड किया है। सर्वघातिनी और देश घातिनी। ठीक है, तो जिसे हम नाम से समझ सकते हैं कि सर्वघातिनी मतलब सर्व यानी पूरा घात करना, और देश घातिनी मतलब आंशिक रूप से। ठीक है, जैसे हम गुणस्थान में भी बोलते हैं ना, श्रावक के लिए देश विरत और साधु के लिए सर्व विरत। श्रावक आंशिक रूप में व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण करता है, लेकिन साधु तो 3 करण 3 योग से प्रत्याख्यान ग्रहण करता है। तो वैसे ही घाती कर्म सर्वघातिनी और देश घातिनी। सर्व मतलब पूरे रूप से वो घात कर रहा है, देश घातिनी मतलब आंशिक रूप से घात कर रहा है। ठीक है, तो जो हमने 47 प्रकृतियां देखी थी, उसमें हम अलग अलग अब कैटेगरी में डालेंगे कि कौन सी प्रकृति देश घातिनी में आएगी, कौन सी सर्वघातिनी में। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन में बोल रहा है सर्वघातिनी की। इस सर्वघातिनी में क्या हो रहा है, जीव के घात्य गुण का सदैव पूर्ण रूप से घात हो रहा है। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहे हैं कि इसमें आंशिक रूप से घात होता है। घाती आत्मिक गुण पर। और इसमें घातीय आत्मिक गुण का आंशिक रूप से पूर्ण भी होता है। इसमें दोनों ही ऑप्शन पॉसिबल है, घातीय आत्मिक गुणों का आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से भी घात होता है। देखिए, सर्वघातिनी में तो जो आत्मिक गुण है उसका तो हमेशा पूर्ण रूप से ही घात होगा, लेकिन देश घातिनी में कभी आंशिक रूप से भी घात हो सकता है, कभी पूर्ण रूप से भी घात हो सकता है। इसमें दोनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, दोनों इसमें संभावनाएं हो सकती है। इसको क्या है मतलब, इसमें क्यों हमने इसमें पूर्ण रूप से भी क्यों बोल दिया, इसमें भी पूर्ण रूप से बोल रहे हैं और इसमें भी पूर्ण बोल दिया, तो दोनों में फर्क क्या है। तो इसको हम समझते हैं आगे कि क्या ऐसा है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं सर्वघातिनी प्रकृति कौन सी है। हम एक एक प्रकृति लेते जाएंगे और उसमें हम समझते जाएंगे कि कौन सी सर्वघातिनी में आएगी, कौन सी देश घातिनी। ठीक, सबसे पहले कौन सा कर्म है, घाती घाती कर्म कौन सा सबसे पहला वाला, ज्ञानावरण। ज्ञानावरणी। ठीक है, तो ज्ञानावरणी कर्म की कौन कौन सी प्रकृतियां हैं बताएंगे आप लोग। मति ज्ञान, अभिनिबोधिक ज्ञान, अभिनिबोधि ज्ञान, शुद्ध अभिनिबोधि ज्ञान, ज्ञानावरणी कर्म, अभिज्ञान, श्रुत ज्ञान, शुद्ध अवधि ज्ञान, अभिनिबोधि ज्ञानावरणी कर्म, शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म, मन प्रज्ञान। फिर अवधि ज्ञानावरणी कर्म। ठीक है, फिर फोर्थ है मन पर्याय, मना प्रयोग, केवल ज्ञान, केवल केवल ज्ञानावरणी। ज्ञान। ये किसी के अगर बैकग्राउंड में से आवाज आ रही है तो प्लीज अपने को म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला है अभिनिबोधि ज्ञानावरणी कर्म। ठीक, तो इस कर्म की वजह से ऐसा हो रहा है क्या कि जीव को ज्ञान की प्राप्ति बिल्कुल नहीं हो, वो जीव को ज्ञान हो ही नहीं, वो अज्ञानी हो जाए, ज्ञान से रहित हो जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या। नहीं। नहीं, नहीं। ठीक है, तो ये हमारे ज्ञान गुण का पूर्ण रूप से घात कर रही है क्या। नहीं। नहीं, नहीं, तो ये सर्वघातिनी हम चेक कर रहे हैं हर एक प्रकृति का सर्वघातिनी है या नहीं, तो ये वाली सर्वघातिनी नहीं। नहीं है। नहीं है, शुद्ध ज्ञानावली में भी वही चीज है कि शुद्ध ज्ञान का नहीं। पूर्ण ग्रहण हो जाए, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, तो ये भी नहीं। नहीं, सर्वघातिनी नहीं। ठीक, अब बचा अवधि ज्ञानावरणी। ठीक है, मना पर्या, हाँ अवधि ज्ञानावरणी। अब अवधि ज्ञानावरणी में मान लीजिए कोई दो जीव है। ठीक है, तो
उसकी वजह से दो जीव है, दोनों का अवधि ज्ञान है, तो दोनों के जो अवधि ज्ञान है उसमें चेंजेस आ सकता है। मतलब कि दोनों को अवधि ज्ञान हो रहा, तो कोई एक पर्टिकुलर मान लीजिए 5 किलोमीटर तक के एरिया को जान सक रहा है, कोई 500 किलोमीटर की रेंज को जान सक रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जीव ऐसा नहीं कि इसकी वजह से हमारे किसी मतलब चीज का लॉस हो रहा है, इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है। इसको हमने डेफिनेशन में देखा था ना कि देशघातिनी प्रक्रिया तो आंशिक रूप से भी घात कर रही है, पूर्ण रूप से घात कर रही है। ठीक है, तो जो अवधि ज्ञान वर्णनी है, अभी हमको वर्तमान में अवधि ज्ञान है क्या? नहीं। नहीं है। तो नहीं। अभी हमारा क्या हो रहा है, ये प्रकृति आएगी देशघातिनी में, तो हमने देशघातिनी में आएगी है, ठीक है, देश में भी ये आएगी, दोनों पॉसिबिलिटीज में, देशघातिनी में ये भी देशघातिनी हो गई, ये भी देशघातिनी हो गई, लेकिन ये दोनों केवल रहेगी सिंपल देशघातिनी के रूप में। और ये देशघातिनी में भी इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है, ये सर्व रूप में भी आ सकती है और आंशिक रूप से भी आ सकती है। मतलब कि अभी वर्तमान में हमको अवधि ज्ञान नहीं है, तो अभी हमारे सर्व रूप में इसका घात हो रहा है। ठीक, और मान लीजिए को दो जीव है, दोनों को अवधि ज्ञान है, तो किसी को कम भी हो सकता है, किसी को ज्यादा भी हो सकता है, तो उनके आंशिक रूप से इसका घात हो रहा है। इसमें दोनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल हो गई। इनमें क्या था कि कोई भी जीव अभिनय ज्ञान से रहित तो हो नहीं सकता, तो ये देश रूप में ही अपना फल प्रकट करेगी। लेकिन इसमें अवधि ज्ञान में क्या है कि मान लीजिए किसी जीव को अवधि ज्ञान है ही नहीं, उसको तो पूरी तरह से घात हो गया ना उसका, तो वो सर्व रूप में भी प्रकट हो रही है। और कोई दो जीव है जिनको अवधि ज्ञान है, तो किसी को कम भी हो सकता है, किसी को ज्यादा भी हो सकता है, तो उनके लिए आंशिक रूप में प्रकट हो रही है। तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल हो गई। ठीक, वैसे ही मना परे ज्ञान ये केवल साधु को ही होता है। तो मान लीजिए अभी कोई साधु है, उसको मन परे ज्ञान नहीं है, तो उसके लिए भी कह सकते हैं हम सरल रूप में उसका जो है फल प्रकट हो रहा है। तो मान लीजिए कोई दो साधु हैं, तो दोनों को कम ज्यादा रूप भी हो सकता है, कम ज्यादा रूप में भी मन परे ज्ञान हो सकता है, तो उनके लिए आंशिक रूप में मगर भी हो ये सकता है। महाविद्य क्षेत्र के हिसाब से कैसे होगा फिर? यहाँ तो नहीं है, भरत क्षेत्र में तो नहीं है, मगर महाविद्य क्षेत्र में तो है ना। क्या चीज? मन पर ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान। नहीं, वहां पर मेरे हिसाब से, मुझे जहाँ तक ध्यान है, ऐसा कंपलसरी नहीं कि हर एक को अवधि ज्ञान और मन पर नहीं ज्ञान हो नहीं, ही। मगर होता तो है ना सब, वहां पे तो होता है, किसी को तो होता है। नहीं, वही बता रहा हूँ मैं, तो वही किसी को होता है, हमने ये नहीं कहा कि सभी को होता है। कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए अवधि ज्ञान है, ठीक, अवधि ज्ञान किसी को है, कहीं पे भी कोई चीज है, मान लीजिए उसको अवधि ज्ञान अभी नहीं है, जैसे अभी अपन बात करें, अभी हमको अवधि ज्ञान नहीं है, तो हमारे क्या सर देश घाती प्रकृति तो है ही है, लेकिन हमारे देश में भी सर्व वाले रूप का इसका अभी हमारा उदय चल रहा है। मतलब हम हमारे पूर्ण रूप से ये भी घात है हमको, ऐसा नहीं कि थोड़े बहुत अंश में भी हमको अवधि ज्ञान मिल रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे अभी सर्व रूप से इसका उदय चल रहा है। लेकिन मान लीजिए कोई दो जीव है जिनको दोनों का अवधि ज्ञान है, लेकिन दोनों का कम ज्यादा हो सकता है, तो उनके लिए आंशिक रूप में इसका उदय चल रहा है। क्लियर हुआ है पॉइंट? हाँ सर। है ना? हाँ वैसे सर। मना पड़े ज्ञान ये होता साधु के ही है। अभी हम श्रावक है या कोई साधु भी है, तो साधु भी है तो उसके क्या है, जरूरी नहीं कि उसको मना पड़े ज्ञान हो से, अगर उसको साधु को ज्ञान है ही नहीं, तो उसके सर्व रूप में उसका उदय चल रहा है। और मान लीजिए कोई दो साधु, दोनों को मना पड़े ज्ञान है, तो दोनों का कम ज्यादा हो सकता है, तो उनके आंशिक रूप से इसका उदय चल रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? मन तो पर ज्ञान भी कम तो ज्यादा भैया हो ये मन परिवर्तन प्रमथ और अप्रमथ की अपेक्षा भी ले सकते हैं साधु के अंदर। अगर हाँ सर। सर्वघात का बोल रहे हैं तो फिर साधु के अंदर प्रमथ और अप्रमथ की अपेक्षा भी बोल सकते हैं इसको, कि प्रमथ प्रमत साधु अप्रमत। है तो उसको मन परिवर्तन नहीं होगा, तो उसको सर्वगत रूप से नाश हो रहा है, और अप्रमथ है तो उसको है ऐसे। नहीं नहीं, नहीं, प्रमत अप्रमत की अपेक्षा से नहीं है, मना ये पर्याय का ऋजु मतलब मति उसको और एक ज्ञान भी है विपुल ना। मति के हिसाब से। मान लीजिए कोई अप्रमत संयत भी है, तो जरूरी नहीं कि उसको मना परिज्ञान होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं, नहीं है। हाँ वो भी है, लेकिन लेते तो इसी अपेक्षा से है ना भैया। नहीं, नहीं, उस वो अपेक्षा से ऋजुमति नहीं है। विपुल मति के हिसाब से लेते हैं। मतलब ये है कि किसी को ऐसा ज्ञान प्रकट, किसी को इसका अगर क्षयक्षम हो गया, तो उसकी वजह से उसको एक ज्ञान प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो उसको ऐसा नहीं कि कोई प्रमत संहित अप्रमत संहित तो उसकी अपेक्षा से नहीं लेंगे। किसी को अगर ये चीज प्रकट हो गई, ये कह सकते हैं कि हम एक पावर हो गई है, इसी लब्धि हो गई है, ऐसा इसकी वजह, इसका मतलब लब्धि हो गई है, एक ज्ञान प्रकट हो रहा है, इसके क्षयक्षम की वजह से ही जीव को प्रकट होता है। किसी का अगर
इसका आवरण हट गया तो ही उसको प्रकट होगा। तो जरूरी नहीं कोई अप्रमत संयत है तो उसका एक ज्ञान मतलब आवरण हट ही जाए। ठीक है। तो वैसे अवधि ज्ञान भी है, तो अवधि ज्ञान के लिए जरूरी नहीं कि कोई मतलब सम्यक दृष्टि जीव है उसको ही अवधि ज्ञान, मतलब सम्यक दृष्टि का तो खैर ज्ञान अवधि ज्ञान ही कहलाता है, मिथ्या दृष्टि का विभिन्न ज्ञान कहलाता है। तो जरूरी नहीं कि हर एक कोई भी साधु है तो उसको ये ज्ञान प्रकट होगा ही, भले वो प्रमत हो या अप्रमत हो, जरूरी नहीं है। लेकिन जिसको भी अगर है प्रकट हो रहा है, तो दो अगर जीव हैं दोनों मतलब दो साधु हैं तो उनको किसी को आंशिक, किसी को कम भी हो सकता है, किसी को ज्यादा भी हो सकता है, तो आंशिक रूप में उनको प्रकट होता है। अच्छा, लेकिन तो इसको सिर्फ ऐसे ही लेना है कि अगर मतलब कम ज्यादा के रूप में ही ऐसे ही लेना है इसको? हाँ हाँ बरोबर है। मतलब किसी का साधु को ये मन प्रय, सबसे पहली बात तो मन प्रय ज्ञान होता साधु को ये। ठीक है। अब हाँ। वर्तमान में हम देख रहे हैं कोई साधु है उनको मन प्रय ज्ञान नहीं है, तो हम्म। उनके अभी क्या सर्व रूप में इसका उदय चल रहा है। ठीक है। हाँ। मान लीजिए हम्म। किसी दो साधु को अगर उदय इनका ये मन प्रय ज्ञान है भी सही, तो कोई कम रेंज को मन के किसी मतलब कम रूप में किसी के मन के भाव को जान सकता है, कोई ज्यादा रूप में जान सकता है, तो उनके हाँ हाँ हाँ। आंशिक रूप से इसका उदय है। ठीक है। हम्म। उनकी रेंज कम हाँ ज्यादा हो सकती है। ठीक है। हाँ हाँ भैया। बरोबर। लेकिन ओके। किसी को है हाँ नहीं तो उसके सर्व रूप में उसका उदय हो गया। हाँ बरोबर। हाँ भैया। हाँ। अब लास्ट आया केवल ज्ञानावरणी का। तो केवल ज्ञानावरणी अभी वर्तमान में हम है छद्मस जीव, हमको केवल ज्ञान है ही नहीं, तो ये अभी सर्व रूप में इसका उदय है। और मान लीजिए कोई दो जीव हैं, ठीक है, दोनों को केवल ज्ञान है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दो जीव है उनका केवल ज्ञान कम या ज्यादा होगा। सभी जीव जो भी है उनका केवल ज्ञान जो है वो एक समान ही रहेगा, उसमें आंशिक का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये जो है केवल ज्ञानावरणी कर्म, ये हमारा जो है सर्व रूप से मतलब ये जो प्रकृति ये सर्वघातिनी प्रकृति है। बाकी सभी जो थी वो देशघातिनी थी चारों प्रकृतियां, लेकिन जो केवल ज्ञान है ये सर्वघातिनी प्रकृति कहलाएगी। ये प्योरली सर्वघातिनी, जो हमने घातिनी में दो डिवाइड दो देखे थे, सर्वघातिनी और देशघातिनी। ठीक है। तो स्टार्टिंग जो ये चार थी, ये चारों थी देशघातिनी। देशघातिनी में भी ये दोनों थी, ये प्योर देशघातिनी थी, और ये जो दो थी इनमें दोनों ऑप्शन पॉसिबल थे, ये सर्व रूप से भी घात कर रही थी और आंशिक रूप से भी घात कर रही थी। लेकिन जो लास्ट वाली केवल ज्ञानावरणी कर्म, ये प्योरली सर्वघातिनी ये वाली, मतलब ये आत्मा के केवल ज्ञान का पूर्ण रूप से घात कर रही है। ऐसा नहीं कि किसी, अभी अब वर्तमान में तो हमको है ही नहीं केवल ज्ञान, और मान लीजिए कोई दो जीव भी है, दोनों को अगर केवल ज्ञान प्रकट भी हुआ, तो ऐसा नहीं कि किसी का केवल ज्ञान कम होगा किसी का ज्यादा होगा, सबका ज्ञान एक समान होगा। तो सभी का ये पूर्ण रूप से ही घात करे, इसकी वजह से हमको केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है। और जैसे ही इसका घात होगा इस कर्म का, तो हमको केवल ज्ञान प्रकट होगा। तो ये ऐसा नहीं कि किसी का आंशिक रूप से घात कर रही है, ये हमेशा पूर्ण रूप से ही इस प्रकृति का घात कर रही है। तो जो पांच प्रकृतियां हैं ज्ञानावरणी कर्म की, उसकी स्टार्टिंग की चार केवल देशघातिनी है, और जो लास्ट वाली है वो सर्वघातिनी। ये क्लियर हुआ? जी। सभी क्लियर हुआ सर? जी। नहीं, एक बार आप तो वापस भैया बताइए। भैया ये अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान को फिर हम देशघातिनी और सर्वघातिनी दोनों बोलेंगे, यही? हाँ, इसमें नहीं, दोनों ऑप्शन पॉसिबल है, सिर्फ देश देश भी गाती, पॉसिबल है, सर्व भी पॉसिबल है। लेकिन एक सेकंड भैया का है सुनने पॉसिबल, दीजिए लेकिन ना, काउंटिंग, एक बार भैया का सुनने लेकिन दीजिए ना। देखिए जी। एक बार फिर से इसको हम समझते हैं, एक बार इसको फिर से ले लेते हैं हम। जो स्टार्टिंग की चार थी, ठीक है, मतलब एक इसको आगे आएगा हमारा इसी को क्लियर करने के लिए एक आगे क्वेरी आ रही है कि हम बोल रहे हैं कि सर्वघातिनी हमारा सर्व रूप से घात कर रही है, तो यहाँ पर भी हम तो बोल रहे हैं सर्व रूप से घात कर रही है, तो फिर हमने इसको सर्वघातिनी में क्यों लिया, देशघातिनी में क्यों लिया, सर्व में क्यों नहीं लिया? आगे क्वेरी आ रही है, तो इसको हम आगे एक बार फिर से पढ़ेंगे। पहले अभी मोटे रूप में हम इनको समझ लेते हैं कि स्टार्टिंग की जो चार है वो हमारी देशघातिनी है, तो जो लास्ट वाली है वो सरगातिनी। ठीक है, फिर आगे इसका एक्सप्लेनेशन और आ रहा है इसी चैप्टर में, तो एक बार फिर से हम उसको एक बार फिर से ले लेंगे इसको। ठीक है। क्लियर हुआ है या फिर इसको यहीं ले लूं क्या मैं? तो ठीक है, इसको यहीं पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसमें इसी क्या को क्वेरी आ रही एक्सप्लेन है? कर दीजिए सर। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं यहीं पे।
अब इसमें क्या बोल रहे हैं, देखिए क्या क्वेरी है इसमें। ये क्या बोल रहे हैं कि सर्वघातनी की डेफिनेशन में हमने क्या बोला कि जो अपने घात आत्मिक गुण का आत्मिक गुण का क्या कर रही है, पूर्ण रूप से घात कर रही है। ठीक है, ये हमने इसकी डेफिनेशन में बोला कि जो उसका आत्मिक गुण है उसका पूर्ण रूप से घात कर रही है, वो प्रकृति कौन सी हो गई, सर्वघातिनी। बरोबर है। तो हमने जो अभी ज्ञानावली कर्म में पढ़ा कि जो अवधि ज्ञान है और अवधि ज्ञानावली कर्म और अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान, तो उसमें भी हमने देखा कि सर्व रूप से भी घात हो रहा है और देश रूप से भी घात हो रहा है। तो फिर हमने उन प्रकृतियों को सर्वघातिनी में क्यों नहीं लिया है, ये हमारे मन में डाउट आ सकता है कि हमने अवधि ज्ञान, अवधि वाले ज्ञान में, अवधि ज्ञानावली कर्म में और मन प्रयोग ज्ञान में, ठीक है, इनमें हमने दोनों बोल दिया था, इनमें दोनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, सर्व रूप से भी और देश रूप से भी। ठीक है, तो जब यहाँ पर सर्व रूप से बोल रहे हैं तो फिर हमने इनको केवल देश घातिनी में क्यों लिया, इनको हमने देश घातिनी में क्यों लिया है, यहाँ सर्व रूप से भी घात हो रहा है तो हमने इनको देश घातिनी में क्यों लिया है, इसको प्योरली सर्व घातिनी में क्यों लिया है। तो इसका क्या बोल रहे हैं कि जिस भी प्रकृति में दोनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, सर्व और देश दोनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, तो उसको हमको देश घातिनी में ही लेना है, और जिसमें केवल सर्व रूप से ही पॉसिबल है उसको हमको सर्व घातिनी में लेना है। ये कॉन्सेप्ट, इसके पीछे लॉजिक। भैया ये लाइन वापस से बोलिए ना एक बार। बिल्कुल, देखिए मतलब इसमें क्या बोल रहे हैं कि कोई भी प्रकृति जो है अपने घातीय गुण का, घातीय आत्मिक गुण का या तो पूरे रूप पूरा घात कर रही है या आंशिक रूप से घात कर रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से उसको मतलब कह सकते हैं, क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई भी प्रकृति अपने घातीय गुण का पूरे रूप से घात कर रही है तो केवल उसी की वजह से उसको सर्वघातिनी नहीं बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो आंशिक रूप से भी घात कर सकती है तो फिर हम उसको देशघातिनी में लेंगे। ओके। ठीक है, मतलब क्या हाँ। कह रहे हैं कि कोई भी प्रकृति है उसके उसको सर्वघात किया है, ये वाली भी जो है अभी सर्वघात में हमारे प्रकट हो रही है। ठीक है, हमको अभी हम्म। अभिज्ञान नहीं, तो हमारे सर्व रूप से ये प्रकट हो रहा है, लेकिन केवल इसी की वजह से इसको हम सर्वघातनी बोलते हैं ऐसा नहीं है। मान लीजिए इसमें पॉसिबिलिटी के देश रूप में भी ये उदय में आ सकती है, इसका फल प्रकट कर सकती है, तो फिर हम उसको सर्वघातनी में नहीं लेंगे, इसको देशघातनी में ही लेंगे। जिस हम्म। प्रकृति में दोनों ही आप दोनों पॉसिबिलिटी की होती है। डेफिनेशन लिख दीजिए ना भैया, आप दोनों की डेफिनेशन एक बार एक अच्छा साथ तो लिख भैया दीजिए अभी ना ये ताकि नोट कर ऐसा हो ले। गया क्योंकि ये दोनों रूप से प्रकट हो सकती है और केवल ज्ञान तो पूर्ण रूप से ही प्रकट होगा, इसीलिए उसको पूरा ऐसे ही माना लिया है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही है, मतलब कि जिस भी प्रकृति में दोनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, ठीक है, दोनों ही संभावना हो सकती है कि वो सर्व हम्म। रूप में भी उदय में आ सकती है, देश रूप में भी उदय आ सकती है, तो उसकी हाँ वजह से उसको हाँ देशघातिनी में ही लेंगे हम। ठीक है, और जो हाँ केवल हाँ। सर्वघात में ही अपना फल प्रकट करेगी उसको हम हम्म। सर्वघातिनी में लेंगे। बस सिंपल सी हाँ भैया। बात है। हाँ भैया, ओके भैया, ठीक क्लियर है, है भैया। देखिए क्या बोल रहे हैं इसमें कि जो भी प्रकृति घात्य आत्मिक गुण का सर्वघात कर रही है अथवा देशघात, यह उसको सर्वघातिनी, ये बोर्ड तो दिख रहा है ना यहाँ तक। हाँ भैया, या दिख रहा है बराबर।
एकमात्र आधार नहीं है यदि विवक्षित प्रकृति के द्वारा आत्मिक गुण का देशघात संभव है तो उसे देशघातिनी प्रकृति कहा जाता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो भी प्रकृति घाती आत्मिक गुण का सर्वघात कर रही है अथवा देशघात, यह उसको सर्वघातिनी अथवा देशघातिनी करने का एकमात्र आधार नहीं है, ये केवल एक ही बेस नहीं है। मान लीजिए कोई प्रकृति है, वो अपने आत्मिक गुण का देशघात भी अगर पॉसिबल है उसमें, तो उसको हम देशघातिनी ही कहेंगे। कोई भी प्रकृति है, मान लीजिए अपने आत्मिक गुण का सर्वघात कर रही है, ठीक है, लेकिन उसमें अगर देशघात भी पॉसिबल है, तो हम उसको सर्वघातिनी में नहीं लेंगे, उसको देशघातिनी में ही लेंगे। ये इसका मेन जो पॉइंट है वो ये है, जिस भी प्रकृति में अपने आत्मिक गुण का सर्वघात के अलावा देशघात भी पॉसिबल है, तो हम उसको केवल देशघातिनी में ही लेंगे। और वो अगर प्रकृति केवल अपने घाती आत्मिक गुण का पूर्ण रूप से ही घात कर रही है, संपूर्ण रूप से, उसमें आंशिक रूप का पॉसिबल नहीं है, तो हम उसको केवल सर्वघातिनी में ही लेंगे। ये इसका मेन, इसका जो पॉइंट है वो ये है। तो इसीलिए जो अवधि ज्ञानवाणी कर्म है, इसमें सर रूप से भी घात पॉसिबल है, देश रूप से भी पॉसिबल है, तो इसलिए हमने उसको देशघातिनी में लिया है। वैसे ही मना परिविज्ञान भी जो है, उसको, उसमें भी दोनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, सर्व और देश रूप से, तो इसलिए हमने उसको केवल देशघातिनी में ही लिया है। लेकिन जो हमने देखा था केवल ज्ञानवाणी, ठीक है, केवल ज्ञानवाणी कर्म, ये हमारे आध्यात्मिक गुण का पूर्ण रूप से घात करे। ऐसा नहीं कि कोई दो जीव है, उनको केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो किसी को कम रूप में प्रकट हुआ, किसी को ज्यादा रूप में। ये जो केवल ज्ञान या तो होगा या नहीं होगा, इसमें दो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और अवधि ज्ञान में क्या है, मान लीजिए किसी को है, किसी को नहीं है, दोनों पॉसिबल है। लेकिन किसी को अगर है भी सही, तो उसको कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसमें पॉसिबल नहीं, इसमें या तो होगा या नहीं होगा, कम ज्यादा वाला ऑप्शन इसमें पॉसिबल नहीं। तो इसलिए इसको हमने बोला सर्वघातिनी, इसको हम बोलेंगे सर्वघातिनी, प्योरली सर्वघातिनी हो गई है। और चूंकि इसमें कम ज्यादा वाला ऑप्शन पॉसिबल है, तो इसलिए हमने इनको बोल दिया देशघाती। क्लियर हुआ आप सभी को? हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ, बाकी सबको भी हाँ भैया जी। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? नहीं, ज्ञानावरणी कर्म का है ना, जैसे अवधि ज्ञान, जैसे ज्ञानावरणी, दशनावरणी, वेदनी, नहीं ये मत ज्ञान, श्रुति ज्ञान, ये किस में बिल्कुल, आएंगे? वो देखिए उसमें है क्या पॉसिबल, हमने देखा अभिनिबोधि ज्ञान, तो ऐसा है क्या किसी जीव को ज्ञान होगा ही नहीं होगा, ज्ञान होगा ही नहीं, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं होगा, नहीं। उसमें थोड़ा बहुत तो रहेगा, आंशिक रूप हाँ, से तो रहेगा ही रहेगा आंशिक ज्ञान। रूप से वो वही है, तो वो देशघाती नहीं में है, देश में केवल देश रूप में ही प्रकट करेगी वो, ठीक है, सर रूप से तो पॉसिबल है ही नहीं। नहीं, अभिनिबोधि ज्ञान में और अभिनिबोधि ज्ञानवाणी सर्व का, रूप से हो जाएगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा ना सर? नहीं 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 नहीं। वो ये तो अभी कर्म की बात कर रहे हैं, हम ज्ञान की बात नहीं कर रहे, ज्ञानावणी कर्म की बात कर रहे हैं। हम्म। अभिनवोधि ज्ञानावणी कर्म कौन सी प्रकृति है आपसे पूछा जाए, ये देशघातिनी है, ये सर्वघातिनी है, या देशघातिनी, ठीक है। तो हम देश सर्वघातिनी में बोल देंगे, तो मतलब कि तो पूरा रूप से घात कर रही है, मतलब क्या हुआ, इसकी वजह से क्या होगा, जीव को अभिनिवृत्ति ज्ञान होगा ही नहीं। तो ऐसा हम्म। पॉसिबल कभी नहीं होगा कि कोई जीव है, उसको ज्ञान होगा ही नहीं, तो ये सर्वघातिनी होगी नहीं, ये केवल देशघातिनी ही होगी। अच्छा, मतलब कि इसकी वजह से देशघातिनी। जीव को आंशिक रूप में ही अभिनिवोधि ज्ञान तो मिलेगा। ये चार ज्ञान है ना, ऊपर के चार ज्ञान है वो देशघातिनी है, खाली एक हाँ, केवल ज्ञानी जो है क्या वो सर्वघातिनी है बिल्कुल सर? सही। और चारों ज्ञान, जो चारों ज्ञानावणी कर्म है, उसमें भी जो स्टार्टिंग के दो हैं, वो प्योरली देशघातिनी है। और जो बाद के दो अवधि और मना पर है, उसमें हाँ। दोनों देशघातिनी होते हुए भी उसमें दोनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल, देश में भी और अच्छा। सर्व रूप में भी घात कर रहे हैं और आंशिक रूप से भी घात कर रहे हैं, उसमें दोनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। लेकिन वो आएंगे ओवरऑल देशघातिनी में ही, क्योंकि उसमें दोनों पॉसिबिलिटी है।
लेकिन जो सर्वघातिनी होती है उसमें केवल सर्व रूप से ही वो घात करती है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? हाँ सर, अच्छे से क्लियर हो गया सर। गौतम भैया है क्या आज क्लास में? हाँ जय जितेंद्र। जय जिन भैया, क्या आवाज नहीं आ रही आपकी? कुछ क्लियर हो रहा है नहीं? हाँ होगी क्लियर। हाँ, कुछ आवाज नहीं आ रही, मेरे को पता नहीं क्या बात है कुछ। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें अगला कर्म देखते हैं हम, दशनावनी, नहीं दशनावली। ज्ञानावनी। इसमें एक एक प्रकृति का घातीय गुण भी दिया हुआ है कि कौन कौन से जो है प्रकृति का घात कर रही है। जैसे हमने देखा था सबसे पहले फर्स्ट वाली थी अभिनिबोधि ज्ञानावणी कर्म। ठीक है, तो ये कौन से कर्म का घात कर रही है? हमको पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होने देते, तो अग्निबुद्धि ज्ञान को प्रकट नहीं होने। देखिए, दोनों चीज आप क्लियर माइंड में रखना कि अग्निबुद्धि ज्ञानावणी कर्म अलग चीज होती है और अभिनिबोधि ज्ञान अलग चीज होती है। इस कर्म की वजह से क्या होता है, जीव को ये प्रकट नहीं होता है। ये कर्म है, और ये इसका जो कह सकते हैं इसका घातीय गुण है। ये जो कर्म है ये इस चीज को प्रकट होने से रोक रहा है। ये चीज आप ध्यान रखना, मतलब दोनों में क्या हाँ डिफरेंस है। कभी कर्म की जगह हम इस क्या उसको प्रकृति को बोल देते हैं, तो वो चीज हमको ध्यान रखना है कि हमको बोलना क्या है, किस जगह पे क्या चीज बोलना है। कि ये जो कर्म होता है अभिनिवृत्ति ज्ञानावणी कर्म, ठीक है, ये क्या है, खराब चीज है। ये क्या हो रहा है, हमारे अभिनिवृत्ति ज्ञान को प्रकट होने से रोक रहा है। तो ये प्रकृति हो गई। कर्म और ये ज्ञान है, ये कर्म हाँ, है ये प्रकृति अभिनिबोधि। है और इसका घातीय गुण है। ये प्रकृति है और इसका घातीय गुण है, मतलब कि ये जीव को प्रकट होने से रोक रहा है। हमको अभी अग्निविधि ज्ञान है लेकिन पूर्ण रूप से प्रकट होने से रोक रहा है। ठीक है, वैसे ही मति शुद्ध ज्ञानावणी कर्म, ये शुद्ध ज्ञान को आने से रोक रहा है। अवधि ज्ञानावणी कर्म अवधि ज्ञान को आने से रोक रहा है। अभी अपने को वर्तमान में अवधि ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि अभी अभी अपने अवधि ज्ञानावणी कर्म का उदय चल रहा है। ये कर्म जो है अवधि ज्ञान, थर्ड वाला अवधि ज्ञानावणी कर्म, अवधि ज्ञानावणी कर्म, ये कर्म क्या हो रहा है, अवधि ज्ञान को आने से रोक रहा है। तो इसका घातीय गुण क्या हो गया? घातीय गुण अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञानावणी कर्म अवधि ज्ञान को आने से रोक रहा है। वैसे ही कोई मान लीजिए साधु है, ठीक है, तो साधु को क्या होता है, मना पर ज्ञान हो सकता है। लेकिन अभी वर्तमान में किसी साधु को अवधि ज्ञान नहीं है, मना पर ज्ञान नहीं है। तो किस वजह से नहीं है? वो मना पर ज्ञानावणी कर्म की वजह से ही जो है उस साधु को ये प्रकट नहीं हो रहा। तो दोनों में फर्क है, ये ध्यान रखना आप सब कि ये प्रकृति है, इस की वजह से ये जो चीज प्रकट होने चाहिए उसको आने से ये रोक रहा है। तो ये जो कर्म जो भी है वो सभी खराब चीजें, वो इन गुणों को हमको आने से रोक रहे हैं। ठीक है, ये प्रकृति और ये ज्ञान गुण है, हाँ, ये 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 घात। गुण है, घातीय गुण, मतलब इन गुणों का ये घात कर रही है। ये प्रकृति, ये जो भी प्रकृतियां हैं, ये इन गुणों का क्या कर रही है, घात कर रही है। ये इनको जीव में आने से रोक रही है। मान लीजिए आ भी रहा है लेकिन वो पूर्ण रूप से आ नहीं पा रहा। जैसे अभी अवधि अवधि ज्ञान तो हमको पूरी रूप से रोक दिया इसने, आंशिक रूप हमको थोड़ी रूप में भी आ नहीं पा रहा है, लेकिन इनको आंशिक रूप से रोक पाएगा वो। लेकिन अवधि ज्ञान और मना प्रयोग ज्ञान को तो हमको पूर्ण रूप से रोक दिया। ठीक है, लेकिन अवधि ज्ञान, सॉरी, अभिनिबुद्धि ज्ञान को आंशिक रूप में रोक पा रहा है। तो ये चीज है, तो दोनों में फर्क आपको समझना है। अवधि ज्ञानावणी कर्म अवधि ज्ञान को रोकने से आने से रोक रहा है, अभिनिबुद्धि ज्ञानावणी कर्म अभिनिबुद्धि ज्ञान को आने से रोक रहा है। तो प्रकृति ये है और इसका घात गुण क्या हो गया, अभिनिबुद्धि ज्ञान। ये इस चीज को आने से रोक रहा है, ये कर्म इस प्रकृति को, इस गुण को आने से हमसे रोक रहा है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? सर ये एक बात, ये कोर्स से हटकर है, अगर कोई याद कर रहा है फिर भी याद नहीं हो रहा तो किस कारण से हो रहा है, किस ये वही ज्ञान, अभिनिबोधि। हाँ, कोई भी ज्ञानावणी कर्म का है ही ना, उसको उदय चल ही रहा है उसको। मान लीजिए तो हम देखते हैं ना, दो व्यक्ति हैं, कोई एक बार पढ़ता है उसको याद हो जाता है, वो दिन हाँ भर भी सर। पढ़ता है उसको याद नहीं होता है, बरोबर है। हाँ तो हाँ वही है सर। कि हर एक आत्मा के ऊपर इन कर्मों का आवरण है। अगर किसी के ऊपर आवरण ज्यादा है तो उसको धीरे धीरे याद होगा, लेकिन किसी के ऊपर आवरण कम है
उसको जल्दी याद होगा। जैसे हमने उसका एग्जांपल देखा ना, बाद सूर्य जो है अगर बादलों से ढक गया है, तो जितने ज्यादा मतलब गाढ़े बादल रहेंगे, उसकी वजह से सूर्य का प्रकाश कम प्रकट होगा, और जितने पतले बादल होंगे, जिसका आवरण कम होगा, उसको सूरज की किरणें हमको ज्यादा मिलेगी। तो वैसे ही ये कर्म है, किसी के ऊपर अगर आवरण ज्यादा है, उसका प्रगाढ़ उदय चल रहा है, तो उसको कम रूप में फल प्रकट होगा, उसको धीरे धीरे याद होगा। लेकिन किसी का अगर आवरण कम है तो उसको जल्दी याद होगा। तो ये इसकी वजह से, ये कर्मों की वजह से ही खेल है सब जो भी है। ठीक है ना? लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी भी जीव को ज्ञान से रहित हो जाए। वो जीव अगर ज्ञान से रहित हो जाएगा तो जीव जीव रहेगा नहीं, वो अजीव हो जाएगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई भी जीव है उसको किसी न किसी रूप में ज्ञान नहीं है। उसको ज्ञान भले ही बहुत सूक्ष्म रूप में, उसको ज्ञान होगा ही होगा। ठीक है ना? बस सर। अब नेक्स्ट है हमारा केवल, सॉरी, ज्ञानावरणीकरण के बाद दर्शनावरणीकरण। तो पहले हम केवल उसकी जो जो सर्वघातनी प्रकृतियां उनको ले लेते हैं, और उसके बाद उनकी देशघातनी प्रकृति को लेंगे। तो फर्स्ट वाली में हमने केवल ज्ञानावरणी ले लिया था। अब इसके बाद है दर्शनावरणी कर्म में जो निद्रा पंचक है। कौन कौन सी निद्रा पंचक में कौन कौन सी प्रकृति आएगी, ध्यान में है किसी को? हाँ, निद्रा 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 प्रश्न 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 और स्थान वृत्ति। देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा आपने बोला, लेकिन चक्षु ये दर्शन क्रम अच्छा। यहाँ ढंग से आप बोलेंगे ना, तो वो आपको हर चीज में आगे भी आपको मतलब इसमें बेनिफिट रहेगा। जो क्रम हमको है प्रकृति को जिस सीक्वेंस में दिया, उसी क्रम में बोलेंगे तो बहुत रहेगा सही। तो सबसे पहले आ गई हमारी कौन सी? निद्रा। फिर सेकंड आ गई कौन सी? प्रजला प्रचला। प्रचला। ठीक है, अच्छा, फिर थर्ड आ निद्रा गई निद्रा 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 निद्रा। निद्रा प्रचला प्रचला स्थान वृत्ति। तान। प्रचला प्रचला क्वेश्चन। सर, ठीक है, इसको आप एक बार ये इसको आप मेरे को इसको उच्चारण करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, एक बार आप सिखा देंगे? स्त्यानर्धि। स्त्या स्थानर। स्त्या हाँ, नर्धि। स्त्या नर्दी। हाँ, स्त्या स्त्यानर्धि। नर्दी। नर्धि, स्त्या ध ध पे नर्दी। ध बोलते हैं, नर्धि। स्त्या नर्दी। हाँ, स्त्या, इसको स्त्या नर्दी। प्लस नर्धि, यूं अपने इन शॉर्ट इसको कर सकते, स्त्या नर्धि। ठीक है ना? थैंक यू सर। हाँ। तो ये जो पांच है, मान लीजिए आपको ये तो निद्रा पंचक था तो पांच बोलिए। अगर मान लीजिए आपको बोले निद्रा त्रिक कौन कौन सी है, निद्रा त्रिक मतलब ऊपर की तीन। ऊपर की तीन। अब मान लीजिए आपको बोले स्त्या नर्धि त्रिक कौन सी है, स्त्या नर्दी त्रिक। तो प्रचला ये होगी। तो नीचे से तीन लेना है हमको, हाँ। क्योंकि इसके नीचे तो कोई है नहीं, तो इसके इसके यहाँ से ऊपर बढ़ना है। ठीक है, तो उसमें स्त्यान त्रिक में आ जाएगी आपकी निद्रा निद्रा, पछला पश्चा और स्त्यान। और निद्रा हाँ। पंचक में पांच हो गई। अब मान लीजिए हम्म, केवल बोले निद्रा द्विक, तो निद्रा त्रिक। निद्रा द्विक में पूछ आएगी। निद्रा पर चला। निद्रा निद्रा। हाँ, निद्रा और पछला, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, कि निद्रा द्विक में कौन सी प्रकृति आती है, निद्रा त्रिक में। तो आपको क्रम याद रखना है, जिस क्रम में दिया हो ना, वो क्रम अगर सही रहेगा, भले ही आपने पांचों बोल दी, लेकिन आपने सीक्वेंस ध्यान नहीं रखा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और आगे भी जो भी आप आगे पढ़ेंगे कभी भी, तो उसमें भी सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको जो क्रम, जिस क्रम में प्रकृतियां दी, उसी क्रम में हमको याद रखना है। ठीक है, तो प्रकृति आ गई है पांचों निद्रा पंचक की। इनका घात्य गुण क्या है? तो दर्शन, आत्मा के दर्शन गुण का घात कर रही है। ठीक, तो ये जो पांचों प्रकृतियां हैं निद्रा की, ये पांचों क्या हैं? सर्वगात्रिनी प्रकृतियां हैं। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि जिसकी जो रेंज है, हमने निद्रा में देखा था कि हमारे दर्शन गुण का घात कर रही है, उससे ज्यादा गाड़ी ये होती, इससे ये होती। तो जिस भी निद्रा की जो रेंज है, वो उस रेंज में अपने दर्शन गुण का पूर्ण रूप से ही घात करती है। जिसकी इसकी जितनी रेंज है, वो इतने रूप में दर्शन गुण का पूरा घात करेगी। मान लीजिए इसकी रेंज है 1 से लेके 100 तक। ठीक है, तो इस रूप में ये निद्रा, सॉरी, ये वाली निद्रा जो है अपने दर्शन गुण का पूर्ण रूप से घात करेगी। इसमें कम ज्यादा वाला लॉजिक नहीं है। वैसे ही प्रसला की रेंज मान लीजिए 101 से लेके 1000 तक।
तो ये अपने इस रेंज में जो दर्शन गुण है उसका पूरा रूप से घात करेंगे। वैसे निद्रा निद्रा इसकी रेंज और ज्यादा है, तो इस रेंज में इस अपने दर्शन गुण का पूर्ण रूप से घात करेगी। तो ये जो पांचों प्रकृतियां हैं, ये पांचों क्या है, सर्वघाती। ये पांचों प्रकृतियां हैं, ये पांचों है प्योरली सर्वघाती। ये पांचों प्रकृतियां क्या हो रही है, इसके लिए क्या बोल रही हैं कि इन कर्म प्रकृतियों के उदय से आत्मा के प्रकट हुए चक्षु दर्शन आदि गुणों का घात होता है। और ये अपने स्व सामर्थ्य कि जिसकी जितनी कैपेसिटी है, तो स्व सामर्थ्य के अनुसार सदैव पूर्ण रूप से घात करती हैं। ठीक है। इन कर्म प्रवृत्ति के उदय से आत्मा के प्रकट हुए चक्षु दर्शन आदि गुणों का घात होता है। ये अपने स्व सामर्थ्य के अनुसार सदैव पूर्ण रूप से घात करती है। जिन भी निद्रा की जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग वो पूरे रूप से दर्शन गुण का घात कर रही है। इसीलिए इन पांचों को हमने सर्वघाती प्रकृति में लिया है। क्लियर हुआ सभी को? हाँ। ठीक है। अब इसके बाद निद्रा दक्षिणावर्णी कर्म की टोटल कितनी है, 9 प्रकृतियां हैं। तो 5 निद्रा तो हो गई हमारी। इसके बाद बची हमारी कौन कौन सी, चक्षु चार अवधि दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। बिल्कुल सही। तो जो स्टार्टिंग की 3 है, चक्षु अचक्षु और अवधि, ये तीनों तो आ जाएगी हमारी देशघातिनी में। और जो लास्ट वाली है केवल दर्शनावर्णी, वो सेम केवल ज्ञान के अकॉर्डिंग आ जाएगी। जो केवल दर्शनावर्णी है वो सेम केवल ज्ञानावर्णी जो हमने समझा था उसी के अकॉर्डिंग केवल दर्शनावर्णी कर्म, इसका घातीय गुण आ जाएगा केवल दर्शन। ठीक है, ये भी है वही हमारी सर्वघाती। ठीक है, जो केवल ज्ञानावर्णी कर्म हमने देखा था उसी के सेम केवल दर्शनावर्णी कर्म है। वहां पर वो केवल ज्ञान का घात कर रही थी, यहाँ पर केवल दर्शन का वो घात कर रही है। ठीक है। तो वे जैसे ही हमने बोला था कि केवल ज्ञान किसी को होगा या नहीं होगा, कम ज्यादा वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, तो वैसे ही किसी भी जीव को केवल दर्शन अगर प्रकट होगा तो या तो होगा या नहीं होगा, उसमें भी कम ज्यादा वाला ऑप्शन नहीं है। दो केवली जीव है तो उनको सेम, सभी को केवली जितने भी जीव उनको केवल दर्शन एक समान ही होगा, किसी को कम ज्यादा वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो वैसे ही इसीलिए ये केवल दर्शनावर्णी कर्म भी सर्वघाती प्रकृति में आती है। ठीक है। सर कुल मिलाकर खाली ये बीच के 3 चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये देश विरति होंगे। हाँ, देशघाती नहीं, देश विरोधी नहीं, हाँ देशघाती नहीं। हाँ, देशघाती नहीं होंगे। और ये सारे उसके सिवा सारे सर्वघाती नहीं होंगे। हाँ, जो 5 निद्रा है और केवल दर्शनावर्णी, ये 6 जो प्रकृतियां हैं वो सर्वघाती नहीं है। नो ठीक है। है इसमें। हाँ सर, अब समझ उसको गया। भी देख लेते हैं हम, जो चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। ठीक है। तो अवधि दर्शन तो सेम अवधि ज्ञान के समान ही हो जाएगा। ठीक है, देशघातिनी तो है ही है, ये तो हमने देख लिया कि ये देशघातिनी प्रकृति है। लेकिन देशघातिनी में भी क्या है, दोनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। अभी हम वर्तमान में हमको अवधि ज्ञान नहीं है और वैसे अवधि दर्शन में नहीं है, तो अभी हमारे सर्व से इसका उदय चल रहा है। ठीक है। और मान लीजिए किसी को अवधि ज्ञान है और उसको अवधि दर्शन भी है, तो 2 जीवों को अवधि दर्शन कम ज्यादा हो सकता है, तो उनके लिए देश रूप से भी पॉसिबल है। तो ये देश घातिनी में भी इसमें दोनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, सर्व रूप से भी और देश रूप से भी। ठीक है, क्लियर हुआ ये तो?
सेम अवधि ज्ञान और के समान ही अवधि दर्शन भी आ जाएगा। और ठीक है, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन हाँ इसको भी देश ले लेते विदित ही हैं। रहे। हाँ इसको भी ले लेते हैं, बस इसको लेके आज की क्लास हम कंप्लीट कर लेते हैं, चक्षु और चक्षु ले लेते हैं। अब मान लीजिए कोई जीव है, कोई भी जीव है जिसको आंखें नहीं है, लेकिन फिर भी उसके चक्षु दर्शन तो होगा ही होगा। मान लीजिए एकेंद्रीय जीव भी है, ठीक है, एकेंद्रीय हो गया या बेंद्रीय तेंद्रीय भी हो गया, द्विंद्रीय तेंद्रीय भी हो गया, तो उसको भी, इनको भी चक्षु नहीं होती, लेकिन उनके अचक्षु दर्शन तो हमेशा होगा ही होगा। ठीक है, तो ये वाली देशघातिनी तो है, देशघातिनी में प्योरली देशघातिनी ही रहेगी, प्योरली देशघातिनी, देश रूप में ही अपना फल प्रकट करेगी, देशघातिनी प्योरली देशघातिनी। और मान लीजिए कोई चक्षु दर्शन वाला, चक्षु दर्शनावली कर्म है, तो एकेंद्रीय कोई जीव है तो उसको चक्षु तो होता ही नहीं है, तो उसके लिए ये सर्व रूप से ही इसका उदय चल रहा है। वैसे ही द्वेंद्रीय तेंद्रीय उनके भी जो है चक्षु होते ही नहीं है, तो उन तीनों के लिए इसका सर्व रूप से उदय है, और बाकी जो जीव है उनके आंशिक रूप से ही घात होता है। तो एकेंद्रीय, द्वेंद्रीय और त्रिंद्रीय, विकलेंद्र के लिए सर, नहीं विकलेंद्रीय नहीं विकलेंद्र, बोलते, एकेंद्रीय, हाँ चौलेंद्र आ जाता है उसमें, सॉरी हाँ सर। एकेंद्रीय द्विंद्रीय तीन्द्रीय, इनके लिए देशघातिनी तो है, लेकिन देश में भी सर्व रूप से है। ठीक है, देश में भी सर्व रूप से घात हो रहा है। ठीक है, और चतुरेंद्रीय और पंचेंद्रीय उनके देश रूप में ही का घात हो रहा है। ये क्लियर हुआ चक्षु दर्शनावली कर्म का? सर तो हो गया सर। बाकी सभी को? हाँ ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। इसको आप एक बार फिर से पढ़ के आइएगा, कोई डाउट रहता तो अगली क्लास में लेने का भाव है। और आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी कंटिन्यूटी बनाए रखें, ताकि आप लोगों को फिर ऐसा नहीं हो कि कोई क्लास ड्रॉप हो जाए तो आगे वाला समझने में दिक्कत है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चलेंगे, जितने भी है ना ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब जितने भी आगे इसके आगे आएगी प्रकृतियां, वो सब चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब आपको करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा इनको। ज्ञानवर्धक है सर, बहुत अच्छा लगता है ये पढ़ने हाँ में, क्या ज्ञानवर्धक क्या भी है। इंटरेस्टिंग भी है, बोरिंग नहीं है कि बिल्कुल, मतलब समझने लायक चीज है, ऐसा नहीं कि केवल रटना है अपने को, ये समझने वाली चीज है सब जो भी आएगी फर्स्ट आगे। लेसन थोड़ा डिफिकल्ट है सर, अभी याद नहीं हुआ, मगर सेकंड लेसन इजी लग रहा है, नहीं उसमें सभी खाली इजी ध्यान है, ये लगाना जो पड़ता है। आपको अभी वाला जो कोर्स है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, मतलब आपको करने में आपको खुद इंटरेस्ट आया कि नहीं है, वाकई बहुत अच्छा चीज है। तो आप सभी से बस ये अनुरोध है कि आप कंटिन्यूटी बनाए रखें। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। जय जिनेन्द्र सर। ऐसा जो पाठ हम ज्ञान सीखने के बाद बोलते हैं वो सभी अपने मन में दोहराएंगे एक बार फिर से। वो आचार्य श्री यह ज्ञान आप हमारे विषय होने की वृद्धि करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रभ बने, अनासक्त बने, सहनशील बने, स्नेहशील बने, और पांचवें इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके परम वित्तात्मा का वर्ण करें, परिपूर्ण समाधि भी हुई। ज्ञान ध्यान सीखते वक्त हुए अनाशाखाओं के लिए बारंबार क्षमा चाहते हैं। ज्ञान ध्यान सिखाने की महती कृपा की इसे कृपा सदैव बना बिना बेहतर के कृपा कुछ भी करना है तो उसके लिए निश्चय दुर्गम, आप सभी से बारंबार क्षमा याचना, मत खाना। सभी से ज्यादा जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र सर, बुक नहीं मिल पाई है अभी। बुक आ नहीं गई आई? बुक, आ गई अच्छा, सर। हो सकता है मतलब डिस्पैच तो संभावना है कि सभी के लिए हो गई है, हो सकता है एक दो दिन में आने की संभावना होगी। अगर नहीं भी जी होती तो ग्रुप में पीडीएफ एक बार फिर से बोलता हूँ मैं, वो शेयर कर देंगे तो उससे आप रेडी कर लीजिएगा। बाकी हो सकता है आजकल में आ भी जानी चाहिए। जी आ गई सर, आ हाँ गई किसी सर। की तो आ गई होगी, किसी को बस आने में ही होगी, तो जी फिर भी है ना, मैं भैया को बोल दूंगा तो पीडीएफ तो शेयर कर देंगे एटलीस्ट, तो उससे आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। नहीं तो आप गांव में लाइब्रेरी होगी आपकी, वहां देख लीजिए, मिल जाएगी, या कोई पहले दिया हुआ एग्जाम हो तो उनके पास रहेगी। हाँ ठीक है, कभी किसी के पास उपलब्ध हो जाए तो ठीक है, नहीं तो खैर डिस्पैचिंग तो लगभग हो ही गई होगी आज, तो आगे पीछे आने में होगी वो बुक्स तो आ ही जाएगी, नहीं तो फिर जी इसकी पीडीएफ ग्रुप में शेयर करवाने का बोलने का भाव है भैया को, तो वो करवा देता हूँ। जी ठीक है धन्यवाद। सर, जय हिंद। जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय गुरु नानक, जय गुरु राम।